हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पूछे गए थे कॉमर्स के एग्जाम में यूजीसी नेट 2022 में। तो 3 शिफ्ट्स कॉमर्स की हुई थी और उन सभी शिफ्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस मार्केटिंग से रिलेटेड पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट PYQs। So first question है हमारा यहाँ पे, which one from among the following is not a generic strategy as per the generic strategies identified by Porter। So हम सभी जानते हैं माइकल ई पोर्टर ने 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजी जो है वो दी हैं। सो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है कि जो ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी उनमें से नहीं है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, सबसे पहले है मार्केट पेनिट्रेशन, सेकेंड इज कॉस्ट लीडरशिप, थर्ड इज फोकस एंड फोर्थ इज डिफरेंशिएशन। तो देखिए माइकल पोर्टर ने 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज दी थी और वो जेनेरिक स्ट्रेटेजीज हैं हमारी कॉस्ट लीडरशिप, फोकस एंड डिफरेंशिएशन। सो मार्केट पेनिट्रेशन हमारी जेनेरिक स्ट्रेटेजी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो माइकल पोर्टर ने अपनी जेनेरिक स्ट्रेटेजीज में बताया कि एक पर्टिकुलर कंपनी किस तरह से कंपटीटिव एडवांटेज गेन कर सकती है। तो या तो आप अपने कॉस्ट को कम लेकर के आइए, या फिर आप एक पर्टिकुलर नीश पर, एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में अपनी एक्सपर्टीज बनाओ, राइट, या फिर कुछ डिफरेंट आप वहां पे करो, यानी कि एक यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करो, एक नए तरीके से कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करो। उस तरीके से भी आप कंपटीटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो। सो 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज माइकल पोर्टर ने दी, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस एंड डिफरेंशिएशन। मार्केट पेनिट्रेशन में नहीं आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास में कवर्ड था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने ये जेनेरिक स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ मार्केटिंग के कंसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे मार्केट ब्रांड इक्विटी, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज एंड मार्केट पोटेंशियल, और उनके डिस्क्रिप्शन के साथ हमें इसे यहाँ पर मैच करना है। सो डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और मैच करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिया हुआ है, द मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट व्हेन मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इन इंडस्ट्री इज इनफाइनाइट। सो मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड, देखिए यहाँ पर ये कीवर्ड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट, मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड। तो ये ब्रांड इक्विटी नहीं होगा, ब्रांड आइडेंटिटी नहीं होगा, ब्रांड इमेज नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड हमारी मार्केट पोटेंशियल होता है। तो इतना भी अगर आप इस क्वेश्चन में मैच कर देते तो आपका आंसर यहीं से आ जाता, क्योंकि डी के साथ 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। राइट आंसर हमारा हो जाता ऑप्शन नंबर 1, राइट। सेकंड में दिया गया है, द मेंटल परसेप्शन एंड एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स रिलेटेड टू ए ब्रांड। सो एक ब्रांड के बारे में जो एक कंज्यूमर की परसेप्शन होती है, ये एसोसिएशन होती है, उसे हम बोलते हैं ब्रांड इमेज। द पेक्यूलर डिस्टिंग्विश कलर डिजाइन लेवल ऑफ ए ब्रांड विच डिस्टिंग्विश ब्रांड ऑफ ए फर्म। तो एक ब्रांड का कोई भी एट्रीब्यूट, चाहे वो कलर हो, डिजाइन हो, लेवल हो, जिसकी वजह से एक जो ब्रांड है वो अलग दिखती है दूसरी ब्रांड से, उसे हम बोलते हैं ब्रांड आइडेंटिटी, राइट। और कंज्यूमर्स के माइंड में जो गुडविल होती है एक पर्टिकुलर ब्रांड की, दैट इज नोन एज ब्रांड इक्विटी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चे एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसको याद रखना, जो ब्रांड आइडेंटिटी होती है ना, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ठीक है, और जो ब्रांड इमेज होती है ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए, एक कंपनी ने कलर दिया एक ब्रांड को, उसको डिजाइन किया, तो वो कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, तो उसको हम ब्रांड आइडेंटिटी बोलते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, राइट। लेकिन उस उन्हीं चीजों को एक कंज्यूमर कैसे परसीव कर रहा है, दैट इज ब्रांड इमेज। सो ब्रांड इमेज हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और ब्रांड आइडेंटिटी हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो जितनी भी टर्म्स थी देखिए, ये क्लास में कवर थी। अगर आपने इन टर्म्स को पढ़ा होता तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता। Next question is, concentration of all marketing efforts on a small but specific and well-defined segment of a population is called। So देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जितने भी हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उन्हें एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर देना, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, नीश मार्केटिंग, फ्रेंचाइजिंग, एम्बुश मार्केटिंग एंड वायरल मार्केटिंग। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग क्या होती है, जब कोई कंपनी अपने सभी मार्केटिंग एफर्ट्स को एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए करती है, यानी कि आप पूरे मार्केट को कवर नहीं कर रहे हो, पूरे मास मार्केट को कवर नहीं कर रहे हो, योर फोकस इज ओनली ऑन वन सेगमेंट। एक वेल डिफाइंड सेगमेंट आप मार्केट का सिलेक्ट करते हो और उसी को आप टारगेट कर रहे हो, दैट इज नोन एज नीश मार्केटिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। और बाकी ऑप्शंस को आप देखोगे, ये वायरल
मार्केटिंग तो बिल्कुल अलग होती है कि आपका कोई आइडिया है उसको आप वायरल कर रहे हो थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। फ्रेंचाइजिंग भी एक अलग चीज है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को करने का राइट दे रहे हो किसी दूसरे पर्सन को, आप अपना लाइसेंस ग्रांट कर रहे हो, राइट। और एम्बुश मार्केटिंग का मतलब होता है एक इवेंट को स्पॉन्सर ना करके अपने प्रोडक्ट को उस इवेंट के साथ एसोसिएट करना, उसको हम बोलते हैं एम्बुश मार्केटिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था, ये क्लास में कवर्ड भी था। नीश मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और इसी लैंग्वेज में भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेल डिफाइंड सेगमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन। Next question is logically sequence the following stages in an organizational life cycle of a business firm। तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ साइकिल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस आती हैं उन्हें एक सीक्वेंस में लगाना है, राइट। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, एक्सपेंशन, सर्वाइवल, कंसोलिडेशन, स्टार्टअप एंड डिक्लाइन, राइट। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो सबसे पहले उसका होता क्या है, सबसे पहले स्टार्टअप स्टेज के ऊपर वो कंपनी आती है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। तो सबसे पहले डी आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए, थर्ड एंड फोर्थ। तो स्टार्टअप के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो क्या आएगी, सर्वाइवल। आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसके बाद आपका फोकस किसके ऊपर होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो कम से कम सर्वाइव तो करे, राइट। तो सर्वाइवल के ऊपर आपका फोकस होगा। सो डी के बाद आएगा हमारे पास बी। सर्वाइव जब आप मार्केट में कर लोगे देन यू विल फोकस ऑन एक्सपेंशन, आप एक्सपेंड करना चाहोगे अपने बिजनेस को, राइट। एक्सपेंड करने के बाद यू विल कंसोलिडेट योर बिजनेस, राइट, कि जो भी पोजीशन आपने मार्केट में बनाई है उसको मेंटेन करने का आप काम करोगे। सो कंसोलिडेशन। तो फोर्थ स्टेप हमारा आएगा यहाँ पर सी। और लास्ट आएगा डिक्लाइन। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेज होती है वो डिक्लाइन पे चली जाती है। तो हमारी जो राइट सीक्वेंस यहाँ पर बनेगी दैट विल बी डी, बी, ए, सी एंड ई। तो इसको अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस में देखोगे तो ये आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो ये बहुत डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं था, एक बिजनेस की स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और सिंपल क्वेश्चन था, आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कुछ बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कैश काउ दिया हुआ है और कैश काउ को आप आसानी से मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है बीसीजी टर्म फॉर बिजनेस सेगमेंट विच हैव अ हाई मार्केट शेयर इन ए लो ग्रोथ मार्केट। तो अगर आप इतना भी मैच कर पाते हैं, लेट्स सपोज आपको बाकी चीजों के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, इतना भी आप मैच कर पाते तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता ऑप्शन नंबर 4 में ही। ए के साथ 3 दिया हुआ है तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते। जो बाकी आपके ये यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्राउन ज्वेल्स, फॉलन एंजल्स और व्हाइट स्क्वायर, ये बेसिकली आपके बिजनेस फाइनेंस वाले यूनिट से हैं। ये टेक ओवर की डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हैं कि आप टेक ओवर से किस तरह से बच सकते हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर 1 में दिया गया है द मोस्ट वैल्यूएबल सेगमेंट ऑफ ए कंपनी द पार्ट्स द मोस्ट वांटेड बाय एक्वायरर। सो एक एक्वायरर एक कंपनी को क्यों एक्वायर करना चाहता है, वो क्यों उसका एक्विजिशन करेगा, राइट। कुछ सेगमेंट होता है कि बिजनेस का जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है तो उसको हम बोलते हैं क्राउन ज्वेल्स। तो बी के साथ हमारा मैच हो जाएगा 1। नेक्स्ट है a third party friendly to management who helps a company avoid an unwanted takeover with the taking over the company on its own। देखिए कई बार क्या होता है कि एक कंपनी को पता चलता है कि कोई उसे एक्वायर करने वाला है, कोई उसका टेक ओवर करने वाला है, तो वो कंपनी अपनी फ्रेंडली मैनेजमेंट को बोलती है कि आप हमें टेक ओवर कर लो ताकि हम एक अनवांटेड टेक ओवर से बच जाएं और बाद में जो फ्रेंडली कंपनी होती है वो दोबारा से कंट्रोल कंपनी को दे देती है। इस चीज को बोला जाता है व्हाइट स्क्वायर या फिर व्हाइट नाइट्स भी इसको बोलते हैं। और फोर्थ में यहाँ पर दिया गया है बॉन्ड इशूड एट इन्वेस्टमेंट ग्रेड हुज रेटिंग इट सब्सिक्वेंटली ड्रॉप टू बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। सो एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड से जब एक बॉन्ड की जो रेटिंग है उसको रिड्यूस कर दी जाता है, इसको बेसिकली बोला जाता है फॉलन एंजल्स। जिसके नाम ही बता रहा है फॉलन, यानी कि आपकी जो रेटिंग है वो गिर रही है, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए जितनी भी टर्म्स थी आपकी क्लासेस में कवर थी, बीसीजी मैट्रिक्स भी कवर था, यहाँ पर कैश काउ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा टेक ओवर डिफेंसिव स्ट्रेटजीज दी गई हैं, तो टेक ओवर डिफेंसिव जो टैक्टिक्स हैं यहाँ से बाकी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर ये स्ट्रेटजीज आपको पता थी आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। तो देखिए मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना है मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो देखिए इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्यों। ऑप्शंस में देखिए दिया गया है शेयर्ड वैल्यूज, प्रोक्योरमेंट, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड
सिस्टम। तो अब आपको देखिए क्लियरली मेंशन है कि 7S बताने हैं, इनकी कोई भी चीज है वो एस से स्टार्ट होगी। तो दोनों प्रोक्योरमेंट में एस नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में नहीं है, इन दोनों को आप हटा दीजिए। बी और डी आप हटा देंगे तो आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ACE ओनली। तो McKinsey 7S फ्रेमवर्क में क्या क्या आएगा? शेयर्ड वैल्यूज, स्ट्रेटेजीज एंड सिस्टम। टेक्नोलॉजी और प्रोक्योरमेंट हट जाएगा। सो वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो McKinsey 7S फ्रेमवर्क ये आपकी क्लास में कवर था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सो क्या क्या आता है McKinsey 7S फ्रेमवर्क में? स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटजी एंड शेयर्ड वैल्यूज। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल थ्योरीज दी गई हैं और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें इनको मैच करके बताना है राइट आंसर क्या होगा। सो डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और मैच करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बोला गया है हाईलाइट द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ ए पर्सन and the dependency on the fortune and external environment for becoming an entrepreneur। तो कौन सी थ्योरी है जिसने हाईलाइट किया एक पर्सन के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, डिपेंडेंसी ऑन फॉर्चून एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर? तो ये है हमारी रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। सो लोकस ऑफ कंट्रोल होता क्या है? लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि आप क्या मानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है? आपकी मेहनत का या किस्मत का? राइट तो अगर आप ये मानते हो कि आपकी मेहनत से आपको सब कुछ मिलेगा, सो यू हैव इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपकी लाइफ चल रही है, किस्मत की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इसी थ्योरी में बोला गया सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप फॉर्चून में कितना मानते हो और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का क्या रोल है, इन सारी चीजों को हाईलाइट करा गया रॉटर्स की लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिलीजियस बिलीव्स आर द ड्राइविंग और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। तो देखिए मैक्स वेबर ने कहा था कि जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन एंटरप्रेन्योर बनेगा या नहीं बनेगा। तो डी के साथ हम मैच करेंगे यहाँ पर 2 को। नेक्स्ट बोला गया है द एनवायरमेंट इन विच एन इंडिविजुअल इज ब्रॉट अप एंड डिटरमाइन इट्स एंटरप्रेन्योरियल अर्ज। तो देखिए थॉमस कॉकरन की थ्योरी है, इन्होंने कहा कि एक एनवायरमेंट जिसमें एक इंडिविजुअल ग्रो हो रहा है, राइट जिस एनवायरमेंट में आप बचपन से रह रहे हो और जिस एनवायरमेंट में आपकी ग्रोथ हो रही है, उस एनवायरमेंट में अगर एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है तो वहां पर आपके एंटरप्रेन्योर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये इस थ्योरी में बोला गया। तो ए के साथ थर्ड को मैच करेंगे। एंड द नीड फॉर अचीवमेंट ड्राइव्स एंड स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप। सो जो आपकी नीड है फॉर द अचीवमेंट, उससे आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, ये कहा था डेविड मैकलेलैंड ने अपनी थ्योरी में। तो सी के साथ हम यहाँ पर मैच करेंगे 4 को। सो जो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 2। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज थी ये जनरली मार्केटिंग में नहीं होती थी, आपके एग्जाम्स में इस बार पूछी गई हैं। जनरली मैनेजमेंट में ये पूछी जाती थी क्योंकि मैनेजमेंट में सेपरेट यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप की। सो एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज के ऊपर इस बार मार्केटिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपको एंटरप्रेन्योरियल जो थ्योरीज हैं इनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस दी गई हैं और दूसरी तरफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मेंशन करी गई हैं कि कौन सी स्टेज में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी लगती है, ये आपको बताना है। सो मैच करके देखिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन से सबसे पहले चलते हैं। सो इंट्रोडक्शन में कौन सी हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कंपनीज फॉलो करती हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है कि जो आपकी कॉस्ट आई है उसको आप हमारे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर हो तो व्हाट इज योर फोकस? आपको जो फोकस है वो ये है कि जो हमारी कॉस्ट है एटलीस्ट वो रिकवर हो जाए, तो आप चार्ज करोगे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, राइट। जब आप ग्रोथ स्टेज में आओगे देन प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट। अब मार्केट में पेनिट्रेट किस तरह से आपको करना है उसके लिए प्राइसिंग आप करते हो जब आप ग्रोथ स्टेज में आ जाते हो, राइट। प्राइस टू मैच और वीट द कंपिटिटर्स। तो कंपिटिटर्स के प्राइस को वीट करने की कोशिश हम करते हैं मेच्योरिटी स्टेज में, क्योंकि वहां पर कंपटीशन काफी हाई हो चुका होता है और प्राइस रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है डिक्लाइन स्टेज में, राइट। तो इसलिए हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपकी क्लास में कवर्ड था, राइट। और एज इट इज इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज मेंशन थी, कॉस्ट चार्ज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, प्राइस टू पेनिट्रेट द मार्केट, प्राइस टू मैच द कंपिटिटर्स एंड कट प्राइस। तो एज इट इज लैंग्वेज में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे अगर आपने ये पर्टिकुलर चीज को पढ़ा है।
Next question is, what is the correct sequence in hierarchy of effects model in a communication situation? तो देखिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स होते हैं, उसमें एक मॉडल है हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स। तो उस हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हमें बतानी है। तो इस मॉडल में है क्या, बेसिकली इस मॉडल में ये है कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने कंज्यूमर्स को, कोई भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कम्युनिकेट आप कंज्यूमर को कर रहे हैं, तो कंज्यूमर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करेगा, राइट किस तरह से कंज्यूमर का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में बनेगा। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, प्रेफरेंस, परचेज, अवेयरनेस एंड नॉलेज, कन्विक्शन एंड लाइकिंग। सो जब भी आप कम्युनिकेट करोगे कंज्यूमर को, एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताओगे, तो सबसे पहले होगा क्या, कंज्यूमर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयर होगा, उसको नॉलेज होगा। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आएगा सी। तो जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर अवेयर हो जाएगा, उसको नॉलेज हो जाएगा, तो उसके बेस के ऊपर वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लाइक करने लगेगा, राइट जब भी वो उस इन्फॉर्मेशन को लाइक करेगा, उस प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट बनेगा, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस इन्फॉर्मेशन को वो प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स। सो लाइकिंग के बाद हमारा आ जाएगा प्रेफरेंस, राइट तो जब वो प्रेफर करेगा एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, तो उसके बाद वो कन्विंस हो जाएगा उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो भी एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उससे वो कन्विंस हो जाएगा। और जब एक कंज्यूमर कन्विंस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो हमारी जो राइट सीक्वेंस है यहाँ पर वो होगी CEADB। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्लास में कवर था हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल, और इसी चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले है अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज। Next question is, pricing practice of setting a price target and then developing a product that would allow the firm to maximize total profit at the price is called। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी प्राइसिंग प्रैक्टिस होगी जिसमें आप एक प्राइस टारगेट सेट करोगे और फिर प्रोडक्ट को डेवलप करोगे in order to maximize your total profit, right? तो एक प्राइस टारगेट आपने सेट किया, उसके अकॉर्डिंग देन यू आर डेवलपिंग ए प्रोडक्ट टू मैक्सिमाइज योर टोटल प्रॉफिट। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्राइस सीलिंग, प्राइस मैचिंग, प्राइस लाइनिंग एंड प्राइसिंग पावर्स। देखिए प्राइस सीलिंग का तो बेसिकली मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हमने सीलिंग लगा दी, उसके ऊपर आपका प्राइस नहीं जाएगा। प्राइस मैचिंग का मतलब होता है कि कंपटीटर्स के हिसाब से प्राइस को चार्ज करना, और प्राइसिंग पावर का मतलब होता है प्राइस को इन्फ्लुएंस करना। सो राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3, प्राइस लाइनिंग। प्राइस लाइनिंग क्या होती है? प्राइस लाइनिंग का बेसिकली मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट फॉर्म्स को तैयार करना और उसके लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, इसको बोला जाता है प्राइस लाइनिंग। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व करवाते, अगर आपकी प्रोडक्ट कंसेप्ट और प्राइसिंग कंसेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। हम प्रोडक्ट कंसेप्ट में भी एक टर्म पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उनके लिए प्राइसिंग भी फिर डिफरेंट चार्ज करी जाती है। तो अगर आपका प्रोडक्ट और प्राइसिंग का नॉलेज अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं। और डिफरेंशियल प्राइसिंग से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन था। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स तैयार करी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस को चार्ज करते हो। तो प्राइस लाइनिंग प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग का ही बेसिकली एक पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस फॉर एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आपको एक इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर के आना है एक प्रॉब्लम का, और उसके लिए हम एक टेक्निक फॉलो कर देते हैं, डिजाइन थिंकिंग। तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, करेक्ट सीक्वेंस में उसके स्टेप्स को हमें यहाँ पर लगाना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, आइडिएट, टेस्ट, एम्पैथाइज, डिफाइन एंड प्रोटोटाइप। राइट सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जब भी आप एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं आप, और आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन होगा दैट विल बी सी एंड एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का मतलब है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके साथ एम्पैथाइज करना। एम्पैथाइज करने का मतलब है प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना, उस प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करना। So, जब आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एम्पैथाइज कर लिया, हमारा जो सेकंड स्टेप होगा दैट विल बी डिफाइन। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम डिफाइन करेंगे कॉन्क्रीट टर्म्स में कि एक्चुअल में हमारी जो प्रॉब्लम है वो है क्या, राइट इसके बाद आइडिएट। आइडिएट का बेसिकली मतलब है आइडियाज जनरेट करना, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया है। नाउ वी विल जनरेट द आइडियाज कि इस प्रॉब्लम का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है। सो आइडिएट। नेक्स्ट आएगा प्रोटोटाइप। हम यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाएंगे कि जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अलग अलग सोल्यूशंस लेकर के आएंगे। सो एक प्रोटोटाइप तैयार होगा हमारी जो प्रॉब्लम होगी उसके सोल्यूशन का, और फिर हम उस प्रोटोटाइप को करेंगे टेस्ट, और लास्ट में हम उसको अडेप्ट भी कर लेंगे। सो जो हमारी राइट सीक्वेंस है इस क्वेश्चन में दैट विल बी सी डी ए ई एंड बी। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा था तभी आप इसको सॉल्व कर पाते, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड इन रेगुलेटेड इंडस्ट्री। सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेगुलेटेड इंडस्ट्री में कौन सी प्राइसिंग मेथड जो है वो फॉलो होगा। सो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज जैसे कि बैंक्स हो गए, राइट, इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हैं, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं ये रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है। सो रेगुलेटेड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए रेगुलेटेड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगी होती है। सो रेगुलेटेड इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कंपनी फोकस करती है वो ये करती है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी हुई है उसके ऊपर एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्हें निकल करके आ जाए, राइट। सो कंपनीज का फोकस होता है कि उनको जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर एक रिटर्न उनको आने चाहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो रेगुलेटेड है, और जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री होती है वहां पर प्राइसिंग पावर इतनी कंपनीज के पास में नहीं होती है। सो मेन फोकस इज ऑन टू गेट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। देखिए टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग ये आपके कोर्स में यहाँ पर कवर थी, क्लास में कवर थी, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ती है, अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है कि रेगुलेटेड इंडस्ट्री में होता क्या है, वहां पर प्राइसिंग पावर उतनी नहीं होती है, तो वहां पर कंपनी को किसके ऊपर फोकस करना पड़ना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केटिंग टेक्टिक यूज्ड फॉर डिजाइनिंग कस्टमर वैल्यू। सो आपको कस्टमर वैल्यू डिजाइन करनी है तो कौन सी मार्केटिंग टेक्टिक आप यूज नहीं करोगे, तो नॉट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। सो मार्केटिंग टेक्टिक यूज नहीं करोगे इन डिजाइनिंग द कस्टमर वैल्यू, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में दिए गए हैं सर्विस, कम्युनिकेशन, ब्रांड एंड इंसेंटिव्स। सो देखिए एक बार को देखने में आपको ये चारों ही आंसर यहाँ पर लगेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। आप कस्टमर वैल्यू को डिजाइन कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कस्टमर को सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करोगे, राइट। आपको एक ब्रांड अपनी जो है वो डिजाइन करनी पड़ेगी, कंज्यूमर्स को कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन का रोल बहुत बाद में आएगा, राइट, जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करोगे या मार्केटिंग करोगे उस टाइम पर कम्युनिकेशन का रोल आएगा। सो व्हेन यू आर डिजाइनिंग कस्टमर वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी सर्विस, आपकी ब्रांड और आपके इंसेंटिव्स। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए कस्टमर वैल्यू ये कंसेप्ट आपका क्लास में कवर था, और ये जो क्वेश्चन था ये मार्केटिंग कॉमन सेंस के ऊपर था। अगर आपकी मार्केटिंग की कॉमन सेंस अच्छी है तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर कवर्ड इन सोशल मार्केटिंग। तो सोशल मार्केटिंग में किस किस टाइप के इश्यूज को कवर करा जाता है ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए गए हैं टोबैको, फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल गुड्स। तो देखिए जितने भी यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी इश्यूज को सोशल मार्केटिंग में कवर करा जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो आपका ये जो टॉपिक है ये आपकी क्लास में भी कवर्ड है, एप्लीकेशन ऑफ सोशल मार्केटिंग में। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप एक बार में पढ़ के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। Next question is which one of the following categories of customers are opinion leaders who carefully search for new technologies that might give them a dramatic competitive advantage। So देखिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो मॉडल है एवर्ट रॉजर्स का, कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किस तरह से इनोवेशन को अडॉप्ट करता है, जो बताया गया है उस मॉडल में, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस मॉडल में कुछ कैटेगरीज हैं कस्टमर्स की, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं, जो केयरफुली सर्च करते हैं फॉर द न्यू टेक्नोलॉजीज। ऑप्शंस दिए गए हैं अर्ली अडॉप्टर्स, इनोवेटर्स, द अर्ली मेच्योरिटी एंड लेट मेच्योरिटी। तो ऐसी कैटेगरी कंज्यूमर्स की जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं और नए टेक्नोलॉजीज को केयरफुली सर्च करते हैं उनको बेसिकली हम बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। तो सबसे पहले जो कंज्यूमर होता है जो एक पर्टिकुलर इनोवेशन को अडॉप्ट करता है वो इनोवेटर होता है, लेकिन इनोवेटर उतना केयरफुली सर्च नहीं करता है न्यू टेक्नोलॉजीज को, उसको ये रहता है कि नई टेक्नोलॉजी आई है बस उसको अडॉप्ट करना है, राइट। लेकिन जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं ये केयरफुली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करते हैं, जब उन्हें अच्छा नॉलेज हो जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फिर वो उसको अडॉप्ट करते हैं, और इसलिए ये ओपिनियन लीडर्स भी होते हैं क्योंकि इनके पास एक नॉलेज होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो ये टॉपिक आपका क्लास में कवर था, पीएलसी एंड कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन अगर आपने ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अगर ये पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। Next question is on which of the following bases buyers are divided in psychographic segmentation। So market segmentation का ये क्वेश्चन है, हमें बताना है psychographic segmentation में क्या क्या आएगा। ऑप्शंस हैं लॉयल्टी स्टेटस, लाइफस्टाइल, बायर रेडीनेस स्टेज, वैल्यूज एंड यूजर स्टेटस।
तो देखिए यहाँ पर जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है और बिहेवियरल सेगमेंटेशन में यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट। और इस बार इन दोनों ही सेगमेंटेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो लॉयल्टी स्टेटस है, बाय रेडीनेस स्टेज है और इसके साथ यूजर स्टेटस, ये सारे के सारे बिहेवियरल सेगमेंटेशन का पार्ट है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम कंज्यूमर्स को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल ये हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो ये टॉपिक क्लास में कवर था। अगर आपने साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन पढ़ी है सो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। तो एक एंटरप्राइज की जो मार्केटिंग प्रोसेस होती है उसकी स्टेजेस को हमें यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट रिसर्च एंड कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप सिंपली सोचिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग की प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मार्केट को रिसर्च करोगे, राइट। मार्केटिंग आप रिसर्च करोगे, जब आपने रिसर्च करी, रिसर्च के बेस के ऊपर आप प्लानिंग करोगे, राइट। रिसर्च आपने कर ली, उसके बेस के ऊपर आप प्लानिंग करोगे। जब आपने प्लान कर लिया उसके बेस के ऊपर आप अपना मार्केटिंग मिक्स तैयार करोगे, अपना प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, राइट। मार्केटिंग मिक्स तैयार करने के बाद यू विल इंप्लीमेंट योर मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हमारे मार्केटिंग मिक्स ही हमारा मार्केटिंग प्रोग्राम होता है। और लास्ट में आप कंट्रोलिंग प्रोसेस में जाओगे, जो भी आपके मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी इवेल्युएशन करोगे। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। और ये मार्केटिंग प्रोसेस हमारी क्लास में भी कवर थी, अगर आपने ये मार्केटिंग प्रोसेस पढ़ी है तो इसके बेस के ऊपर आप इस प्रोसेस को अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the single most important driver of innovation as per the Gerald J. Tellis 2013 in a business firm। तो देखिए काफी फैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि गेराल्ड जे टेलिस ने 2013 में क्या बताया कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इनोवेशन का। सो देखिए जो गेराल्ड जे टेलिस हैं ये काफी रिनाउंड प्रोफेसर है मार्केटिंग के, और इन्होंने अपने स्टडी में ये बताया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है इनोवेशन का दैट इज बेसिकली कल्चर। और कल्चर की जब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो कल्चर का मतलब है जो इंटरनल कल्चर एक कंपनी का होता है वो किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है कि जो इनोवेशन है एक कंपनी में वो होगी या फिर नहीं होगी, राइट। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए फैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन था लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको चांस के साथ ही जाना पड़ता है क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली 2013 में किसने क्या बोला था, तो जनरली हमें नहीं पता होता इस तरह की चीजें, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको चांस के साथ ही जाना पड़ता है। फैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन था और डिफिकल्ट क्वेश्चन था। Next question is which one of the following is not coordinated in the vertical integration of integrated marketing communication। तो देखिए IMC से ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमें बताना है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जितने भी हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उनको एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में यूज करना। तो उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या कोऑर्डिनेट नहीं करा जाएगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो आपके मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अपने जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ लेकर के चल रहे हैं, यानी कि दूसरे जो बिजनेस फंक्शन से आपके उनके ऑब्जेक्टिव्स को साथ में मैच नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या नहीं आएगा ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए उसमें सेल्स भी आएगा, प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट भी आएगा, कस्टमर सर्विस भी आएगी, राइट। क्योंकि तीनों ही हमारे कहीं ना कहीं एक्जैक्टली मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। प्राइसिंग इसमें नहीं आएगा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। देखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्लास में कवर था, अगर आपने आईएमसी पढ़ा था तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर पाते। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बट डुएबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन इंटरनेशनल मार्केट्स। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को फेवर क्या करेगा। देखिए प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करते हो तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोडक्ट अपने डोमेस्टिक मार्केट में बनाया हुआ है उसको आपको अडेप्ट करना पड़ता है एज पर द नीड्स एंड वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉरेन मार्केट, राइट। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप इस तरह से बनाते हो, इस तरह से स्टैंडर्डाइज करते हो कि उनको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्वेश्चन यही हमसे पूछ रहा है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को, कौन से फैक्टर्स होंगे जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को फेवर करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज करने की उसमें जरूरत आपको नहीं पड़ेगी व्हेन यू विल गो टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, हाई कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन, वेरिएशंस इन कंडीशंस ऑफ यूज, कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट,
इकोनॉमीज इन R&D एंड डिफरेंसेस इन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो देखिए अगर एडेप्टेशन की कॉस्ट हाई होगी तो वहां पर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को फेवर ये फैक्टर नहीं करेगा, आपको प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। अगर कंडीशंस ऑफ यूज में वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, अगेन यू हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को ये फेवर नहीं करेगा। तो ए भी हट गया, बी भी हट गया। नेक्स्ट इज कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट। तो अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट है तो ये फैक्टर हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को फेवर करेगा। कैसे? देखिए मान लो कोई इंडियन प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की डिमांड है, राइट, और डिमांड ही इसलिए है क्योंकि वो प्रोडक्ट इंडियन है, तो इसको हम बोलेंगे कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट। तो आपको वहां पर प्रोडक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा प्रोडक्ट है वैसा ही आप सेल कर सकते हो, बहुत ज्यादा चेंज उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैकेजिंग वगैरह आप चेंज करोगे लेकिन एग्जैक्ट प्रोडक्ट हमारा सेम ही रहेगा। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इकोनॉमीज अचीव कर सकते हो, आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, तो आप रिसर्च कर सकते हो कि एक दूसरी जो कंट्री है और हमारी जो कंट्री है, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें सिमिलैरिटीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। तो अगेन सी एंड डी ये फेवर करेंगे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को, और अगर डिफरेंसेस हैं अगेन तो वो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को फेवर नहीं करेगा। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज सी एंड डी ओनली। देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा एनालिटिकली क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो यहाँ पर काफी दिमाग आपको लगाना पड़ता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशंस ऑफ बेल्स फ्रेमवर्क टू इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स। देखिए बेल्स हमारा एक फ्रेमवर्क है, वैल्यूज एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल इसको हम बोलते हैं। तो उसके दो डायमेंशंस होते हैं, सो वो दो डायमेंशंस कौन से हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था। ऑप्शंस दिए गए हैं कंज्यूमर मोटिवेशन एंड कंज्यूमर रिसोर्सेज, सेकंड इज कंज्यूमर पर्सनैलिटी एंड कंज्यूमर रिसोर्सेज, third is consumer motivation and consumer preferences, and D is consumer needs and consumer resources. So right answer इस क्वेश्चन का देखिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 and that is consumer motivation and consumer resources. So देखिए बच्चे यहाँ पर consumer motivation आएगा और consumer resources आएगा। इसका मतलब है कि जो consumer है उसकी प्राइमरी मोटिवेशन क्या है एक प्रोडक्ट को परचेज करने की, और उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, यानी कि उसकी इनकम, उसका नॉलेज, ये सारे आएंगे हमारे कंज्यूमर रिसोर्सेज में। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो देखिए बेल्स फ्रेमवर्क ये क्लास में कवर था, अगर आपने इसको पढ़ा होता तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व यहाँ पर हो जाता। Next question is hospital administration may think that patients want better food, but patients may be more concerned with nurse responsiveness. Above statement pertains to which one of the following service gaps? तो ये सर्विस गैप एक मॉडल होता है, उसमें डिफरेंट तरह के गैप्स दिए होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा सर्विस गैप जो है यहाँ पर ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। राइट, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं गैप बिटवीन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन, gap between management perception and service quality specification, gap between service delivery and external communication, and gap between service quality specification and service delivery। तो अच्छे से इस एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या कह रही है, हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सोच रहे हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनको बेटर फूड चाहिए, राइट, लेकिन जो पेशेंट्स हैं वो कंसर्न है नर्स की रिस्पॉन्सिवनेस की, जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कितनी है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कंज्यूमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग है, लेकिन जो मैनेजमेंट की परसेप्शन है अबाउट द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन वो अलग है। मैनेजमेंट क्या सोच रही है कि पेशेंट्स को बेटर फूड चाहिए, लेकिन पेशेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो कौन सा गैप है, गैप हमारा हो जाएगा गैप बिटवीन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन, यानी कि जो गैप मॉडल में हमारा जो गैप नंबर 1 है वो इसका आंसर होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो ये चीज क्लास में कवर थी। गैप नंबर 1 नॉलेज गैप हमारा होता है कि बट कंज्यूमर्स डू एक्सपेक्ट ऑफ ए सर्विस एंड बट मैनेजमेंट परसीव्स दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट। तो ये इसी गैप के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो अगर आपने गैप पढ़ा है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर प्रमोशनल कैंपेन्स कुछ कंपनीज के दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन कंपनीज के नाम दिया हुआ है। हमें यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा जो कैंपेन है वो किस कंपनी का है। राइट, तो सबसे पहले दिए गया है स्टे स्ट्रॉन्ग मॉम्स। तो स्टे स्ट्रॉन्ग मॉम्स ये जो प्रमोशनल कैंपेन था ये आईटीसी का था। जीत की ओर ये कैंपेन पेप्सी को इंडिया का था। लेट्स अनस्टीरियोटाइप इंडिया ये पर्टिकुलर कैंपेन ब्रुकबॉर्ड इंडिया का था। और फ्रीडम टू लव ये एचयूएल की हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ये कैंपेन था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1।
तो ये थोड़ा सा फैक्चुअली क्वेश्चन था बेस्ड ऑन रियल लाइफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है, ये आपको पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देखिए आपकी जो अवेयरनेस है वो अच्छी होनी चाहिए, राइट। जैसे कि आप अगर टीवी देख रहे हैं तो वहां पर कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है, तो कौन सी जो कंपनी है वो किस तरह के कैंपेन को प्रमोट कर रही है, इस तरह की अवेयरनेस अगर आप में है तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको चांस के साथ ही फिर जाना पड़ता है। तो रियल लाइफ नॉलेज और अवेयरनेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिथ अबाउट रूरल मार्केट्स। तो रूरल मार्केट्स के बारे में कौन सा मिथ है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑल विलेजेस आर नॉट इक्वली पॉपुलेटेड, सेकंड इज रूरल बायर्स आर heterogeneous a lot, third is rural buyers are able to discriminate between products and brands, and D is only low price products sell in rural markets। देखिए all villages are not equally populated, ये कोई मिथ नहीं है, राइट। रूरल बायर्स आर heterogeneous a lot, heterogeneous होते हैं, ये भी फैक्ट है, कोई मिथ नहीं है, राइट। रूरल बायर्स डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के बीच में, ये भी कोई मिथ नहीं है। लेकिन ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट्स सेल इन रूरल मार्केट्स, ये एक मिथ है, राइट। रूरल मार्केट्स में सिर्फ लो प्राइस प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं, राइट, हाई प्राइस प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। और ये चीज आपने एग्जाम में याद रखनी है, अगर इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज करा गया है तो जनरली वो स्टेटमेंट गलत होती है, हर बार नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि जहां पर भी ऑलवेज, ओनली, इस तरह की जो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं ये यूज करी गई हैं तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत ही होती है। तो सिर्फ लो प्राइस प्रोडक्ट्स रूरल मार्केट में सेल नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था रूरल मार्केटिंग के ऊपर, क्लास में भी कवर थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। अगर आपको वो पता है और रूरल कंज्यूमर्स के बारे में आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। Next question is, a company should undergo a step-wise process before selecting a final price. Accordingly, arrange the following steps of pricing policy process to help XYZ company to decide the final price of its product. तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज बतानी है कि जो फाइनल प्राइस है एक प्रोडक्ट का उसको सिलेक्ट करने की प्रोसेस होती क्या है, राइट। तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सिलेक्टिंग द प्राइसिंग मेथड्स, एग्जामिनिंग कंपटीटर कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स, एग्जामिनिंग द डिमांड कर्व, सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, राइट। तो जब भी हम प्राइसिंग करते हैं हमारा जो पहला स्टेप होता है दैट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर डी। हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने लेने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप यहाँ पर आता है दैट इज बेसिकली डिमांड को एस्टिमेट करना। तो सेकंड इज द ऑप्शन नंबर सी। जब हमने डिमांड को एस्टिमेट कर लिया देन वी विल डिटरमाइन अवर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ई फिर उसके बाद आएगा। ऑप्शन नंबर ई के बाद हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हमने अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट कर लिया देन वी विल चेक कि जो कंपटीटर है उनकी कॉस्ट क्या है, उनके प्राइसेस क्या है, उनके ऑफर्स क्या है, एंड उसके बेस के ऊपर हमारा जो लास्ट स्टेप होगा दैट इज बेसिकली सिलेक्टिंग द प्राइस। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए काफी इजी ये क्वेश्चन था, एज इट इज इन्हीं स्टेप्स को पूछा गया था और ये क्लास में भी कवर था। अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा है, स्टेप्स फॉर सेटिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 हमें दी गई है, मार्केटिंग मैनेजर्स मस्ट कैलकुलेट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ देयर कस्टमर बेस टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉफिट इंप्लीकेशंस। और स्टेटमेंट 2 हमें दी गई है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर कंडक्टिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, क्यों, सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सकें कि उसकी प्रॉफिट इंप्लीकेशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ये, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मार्केटिंग मैनेजर्स को कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करनी ही चाहिए सो दैट वो ये पता कर सकेंगे कि इसकी प्रॉफिट इंप्लीकेशंस क्या है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक अकाउंटिंग टेक्निक है, बोला गया है ये काफी यूजफुल है इन कंडक्टिंग द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो ये भी सिंपल स्टेटमेंट है काफी, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, जहां पर हर एक्टिविटी की आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है उसके हिसाब से आप प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हो। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द मार्केटिंग नॉलेज, और जो कस्टमर वैल्यू है ये जो टॉपिक है ये आपकी क्लास में भी यहाँ पर कवर था। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर अ मार्केट फॉलोअर कैन एम्प्लॉय। तो बोला जा रहा है कि अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए जो मार्केट फॉलोअर होता है वो क्या एम्प्लॉय करेगा, काउंटरफीटिंग स्ट्रेटेजी,
स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटजी, काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी या फिर प्री एम्प्टिव स्ट्रेटजी। सो मार्केट फॉलोअर कौन होता है? देखिए एक होता है मार्केट लीडर और एक है हमारा मार्केट फॉलोअर। जो मार्केट लीडर है वो लीड लेता है मार्केट में, जो मार्केट फॉलोअर होता है वो लीडर को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा होता है। तो कौन सी स्ट्रेटजी मार्केट फॉलोअर करेगा ताकि उसका जो मार्केट शेयर है वो मार्केट में बना रहे? तो ये फॉलो करेगा काउंटरफीटिंग स्ट्रेटजी। काउंटरफीटिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जो मार्केट लीडर है उसी की तरह काम करना, उसको देख देख के जो मार्केट फॉलोअर है वो काम कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं काउंटरफीटिंग स्ट्रेटजी। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए थोड़ा सा एनालिटिकल ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर रख सकते हो। Next question is arrange the following pricing strategies and other practices as per life cycle of a new product of which no close substitutes are available। तो देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है उन्हें हमें सीक्वेंस में लगाना है एज पर द लाइफ साइकिल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। जब भी हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आते हैं तो उसकी जो लाइफ साइकिल रहेगी, यानी कि उसकी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, यानी कि जब भी वो अपने पीएलसी में स्टेजेस पे चलेगा तो वहां पर जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो किस तरह से मूव करेंगी अगर उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, राइट। तो क्या सीक्वेंस होगी? तो अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ही है कि जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है। तो अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटजी को लगाओगे? आप स्कीमिंग प्राइसिंग का यूज करोगे, राइट। आप मार्केट से क्रीम को स्कीम करना चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहोगे। तो अगर इतना भी आपको पता है तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पर आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। स्कीमिंग प्राइसिंग के बाद आप क्या करोगे? आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, उसकी डिमांड भी है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, ग्रेजुअली आप प्राइस को इंक्रीज करोगे, राइट। तो डी के बाद हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ए, राइट। तो जब आप ने प्राइस को ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो ग्रोथ स्टेज है वहां पर पहुंच जाओगे, तो आपको यहाँ पर फिर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी और मार्केट में सिगमेंटेशन भी करनी पड़ेंगी, राइट। तो बाकी भी आपके प्रोडक्ट को अब देखने लगेंगे तो वहां पर कंपटीटर्स कहीं ना कहीं आने लगेंगे, तो ग्रेजुअली आप जो आपका प्राइस है उसमें आप रिडक्शन करोगे और सेल्स को रिटर्न करने की कोशिश करोगे, यानी कि आप मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर पहुंच गए और लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस आप कट कर दोगे, यानी कि आप डिक्लाइन स्टेज के ऊपर पहुंच गए हो। तो जो राइट सीक्वेंस है हमारी यहाँ पर वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी, ए, बी, सी एंड ई। देखिए ये एनालिटिकल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्राइसिंग है, इसके नॉलेज के बेस के ऊपर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ता, एनालिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ती कि जैसे जैसे एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन की तरफ जाएगा और उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इनिशियली नहीं है तो उस टाइम पर आप कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। तो जो आपकी प्राइसिंग टेक्निक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को फिर आप अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। Next question is which of the following products would require intensive motivation in international arena। So अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो so कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसमें इंटेंसिव मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, यानी कि आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर सकते। सो बच्चे ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, टेनिस रैकेट, कॉस्मेटिक्स, नोटबुक, कंप्यूटर एंड कैमरा। तो देखिए आप इंडिया में टेनिस रैकेट बेच लो या अमेरिका में बेच लो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। नोटबुक कंप्यूटर में भी जरूरत नहीं है, कैमरा में भी देखिए जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। लेकिन जो कॉस्मेटिक्स हैं इनमें आपको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हर कंट्री का जो कल्चर है, जो कस्टम है, वो कहीं ना कहीं अलग है। लोगों की बॉडी टाइप अलग है, स्किन कलर अलग है, हेयर्स अलग हैं, हेयर की टाइप्स अलग हैं, फैशन की जो डेफिनेशन है वो एक कंट्री में अलग होगी, दूसरी कंट्री में अलग होगी, राइट। तो इसलिए जो कॉस्मेटिक्स है वहां पर आपको इंटेंसिव मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज कॉस्मेटिक्स। तो ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट, कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता कि जो हमारे ये प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रोडक्ट में हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। सो थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाते तो आसानी से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर निकल जाता। Next question is which one of the following customers are risk averse, technology shy and price sensitive। तो अगेन देखिए जो क्वेश्चन है हमारा ये एवर्ट रॉजर्स का जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल है वहां से पूछा गया है। तो कौन से जो कस्टमर्स हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी शाई हैं, इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करते हैं और प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लेगर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज लेट मेजोरिटी। तो जो लेट मेजोरिटी हमारे कस्टमर्स होते हैं ये रिस्क अवर्स होते हैं। जब एवरेज कंज्यूमर मार्केट में एक प्रोडक्ट को अडेप्ट कर चुका होता है उसके बाद ये प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, राइट। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये रिस्क अवर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी शाई भी होते हैं और प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं। जब प्राइस रिड्यूस होने लगता है एक प्रोडक्ट का तब जाके ये प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। तो लेट मेजोरिटी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा।
सो क्लास में ये टॉपिक आपका कवर था। अगर आपने कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस को अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए काफी इजी ये क्वेश्चन है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, आइडिया स्क्रीनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग। सबसे पहले क्या आता है? आइडिया जनरेशन, जो यहाँ पर दिए गए नहीं गया है। सेकंड स्टेप क्या आता है? आइडिया स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा? आइडिया स्क्रीनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट को भी हटा दो, डी को भी हटा दो। उसके बाद आएगा हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ए के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट विल बी मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, यानी कि बी, सी ए बी। देन आएगा हमारा डी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फिर आएगा ई टेस्ट मार्केटिंग। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो क्लास में ये कवर था आपका टॉपिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत आसान होता आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना। Next question is arrange the following steps in proper sequence to develop successful marketing or market offering। तो आप एक successful market offering develop करना चाहते हो, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, आप उसको डेवलप कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगी? थोड़ा सा देखिए एनालिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर लगाना पड़ता। तो जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं द स्पेसिफाइज ऑफ मार्केट ऑफरिंग, monitoring whole progress, C is the ultimate criterion for success, D is the logistics of creating the offering and E is the value created in the target market। तो कोई भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है जिसे आप डेवलप कर रहे हो, उसकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगी, राइट? तो एक अलग पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्राइटेरिया फॉर द सक्सेस, राइट? ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे पहले आएगा कि आपका सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है। आप एक मार्केट ऑफरिंग कर रहे हो तो उसका जो सक्सेस आपकी होगी उसका क्राइटेरिया क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आएगा, राइट? सी आएगा। अगेन दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपने डिसाइड कर लिया कि क्राइटेरिया क्या होगा हमारी सक्सेस का। उसके बाद आप डिसाइड करोगे द वैल्यू क्रिएटेड इन द टारगेट मार्केट, क्या वैल्यू आपको अपने मार्केट जो है वो उसमें क्रिएट करनी है। तो सी के बाद हमारा आ जाएगा ई, राइट? सी आ गया, ई आ गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा द स्पेसिफिक्स ऑफ द मार्केट ऑफरिंग। जो भी मार्केट ऑफरिंग आप कर रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको स्पेसिफिक टर्म्स में आप डिफाइन करोगे, राइट? क्या वैल्यू क्रिएट करनी है, देन यू विल डिसाइड कि स्पेसिफिक्स क्या होंगी हमारी मार्केट ऑफरिंग की। तो सी ई ए। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा द लॉजिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिंग द ऑफरिंग। लॉजिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिंग द ऑफरिंग का मतलब है कि जो भी ऑफरिंग, जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको कंज्यूमर तक आप पहुंचाओगे कैसे, राइट? जो भी वैल्यू मार्केट में आप क्रिएट कर रहे हो उसको किस तरह से कंज्यूमर को डिलीवर करोगे। दिस मींस द लॉजिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिंग द ऑफरिंग। और लास्ट में जो भी आपका गोल है उसको आप मॉनिटर करोगे। तो हमारा जो सीक्वेंस यहाँ पर बनेगी दैट इज सी ई ए डी एंड बी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। देखिए थोड़ा सा एनालिटिकली क्वेश्चन था बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का अगर आपको नॉलेज है तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन में लगाना पड़ता है, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी यहाँ पर इन्वॉल्व होती, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following inputs are considered while deciding economic value to customer pricing। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो कौन कौन से इनपुट्स होंगे टू डिसाइड द इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग। सो इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग क्या होती है? वो प्राइसिंग जिसमें आप कम प्राइस के ऊपर एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो अपने कंज्यूमर्स को। तो इस तरह के प्राइसिंग को डिसाइड करते वक्त कौन कौन से इनपुट्स जो हैं वो काम करेंगे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं बायर्स इमेज ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, बी इज वारंटी क्वालिटी, C is desired rate of return, D is customer demand and E is customer support। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और वो है ऑप्शन नंबर सी। तो सी को हम सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे, बी और डी हमारा निकल गया। क्यों हम सी को एलिमिनेट कर रहे हैं? क्योंकि जब आप डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सोच रहे हो तो आप इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, बिकॉज आपकी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, राइट? तो सी को हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो बायर्स इमेज ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, राइट? तो इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग, तो कस्टमर को आप क्या प्राइस चार्ज कर रहे हो? एक इकोनॉमिक वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हो। तो कस्टमर्स के माइंड में क्या इमेज है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की, ये आपको देखनी पड़ेगी। तो ए हमारा आएगा। वारंटी की क्वालिटी आप चेक करोगे, राइट? और इसके साथ कस्टमर सपोर्ट ये भी आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड करना चाह रहे हो। तो कस्टमर को किस तरह से आप सपोर्ट करोगे, किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, तो आप ई ऑप्शन भी यहाँ पर चेक करोगे। सो ए बी ई हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिमांड का हमारा यहाँ पर इतना रोल नहीं होगा और कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल फैक्टर हमारा हो जाता है,
जो कंज्यूमर डिमांड है, राइट। तो जब भी आप कंज्यूमर्स को इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, इस तरह से प्राइसिंग कर रहे हो कि कंज्यूमर्स को इकोनॉमिक वैल्यू मिले, तो हम पर जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसका उतना रोल नहीं आएगा। तो डी भी हमारे यहाँ पर नहीं होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 ए बी ई ओनली। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको अपनी एनालिटिकल थिंकिंग का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, यस इट वाज ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर दिमाग आपको काफी लगाना पड़ता है, एनालिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ती है टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Next question is which of the following variables are considered relevant in behavioral segmentation of consumers? So behavioral segmentation में कौन कौन से वेरिएबल्स आएंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइफस्टाइल, यूजर स्टेटस, ओकेजन, वैल्यूज एंड लॉयल्टी स्टेटस। सो बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन और साइकोग्राफिक इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। और देखिए इस बार इन दोनों ही सेगमेंटेशन के टाइप्स पे क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज बी सी एंड ई ओनली। लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज ये हमारे साइकोग्राफिक्स में आते हैं, राइट। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज बी सी ई ओनली। बिहेवियरल सेगमेंटेशन ये क्लास में कवर था, अगर आपने बिहेवियरल सेगमेंटेशन को अच्छे से पढ़ा था तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर सेट्स ऑफ इंटर डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन। और स्टेटमेंट 2 दी गई है, ऑल मार्केटिंग चैनल्स हैव द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन रिजल्टिंग फ्रॉम गोल इनकम्पैटिबिलिटी। सो देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 1 बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं कुछ इंटर डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, जो पार्टिसिपेट करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द कंजप्शन। तो यही काम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का कि वो प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वहां से एंड जो हमारा कंज्यूमर है उस तक, राइट। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। और जितने भी हमारे चैनल मेंबर्स होते हैं कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल वहां पर रहता है कन्फ्लिक्ट का, कंपटीशन का, किसकी वजह से, गोल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। तो अगेन काफी सिंपल स्टेटमेंट है, सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था, क्लास में भी कवर था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का, अगर आपको मीनिंग पता था तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और जो कॉजेज हैं चैनल कन्फ्लिक्ट के ये अगर आपने पढ़े हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है गोल्स में उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 हमारे पास मेंशन है, लिस्ट 2 दी गई है, पीएलसी स्टेज है और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज है, हमें इनको मैच करके बताना है राइट आंसर क्या है। सो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है, स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट्स एंड एनकरेज ब्रांड स्विचिंग। तो वो कौन सी स्टेज होती है जहां पर ब्रांड डिफरेंसेस काफी आ जाते हैं, राइट, और ब्रांड स्विचिंग को एक कंपनी जो है वो एनकरेज करती है, तो ये हमारी मेच्योरिटी स्टेज होती है, राइट। नेक्स्ट है बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन द मास मार्केट। जब मास मार्केट में आप अवेयरनेस और इंटरेस्ट को बिल्ड करते हो, दिस इज बेसिकली ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट इज रिड्यूस टू मिनिमल लेवल नीडेड टू रिटेन कस्टमर्स। कहां पर मार्केटिंग कम्युनिकेशन आपकी मिनिमल हो जाती है, तो वो होती है आपकी डिक्लाइन स्टेज में। बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल अमंग डीलर्स। तो जो आपके डीलर्स हैं उनको आप ट्रायल दोगे, प्रोडक्ट की अवेयरनेस बिल्ड करोगे, ये कहां पर होगा, ये होगा हमारी इंट्रोडक्शन की स्टेज में। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो काफी इजी ये क्वेश्चन था, क्लास में भी कवर था, अगर आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्ट्रेटजीज को पढ़ा है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग। तो हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग का एग्जांपल क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, फिजिकल प्रोडक्ट भी मिल रहा है, साथ में एक प्योर सर्विस भी आपको वहां पर मिल रही है, राइट। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, कंसल्टिंग, मसाज, रेस्टोरेंट मील एंड कार विद वारंटी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज रेस्टोरेंट मील, जहां पर आपको फूड भी मिल रहा है, राइट, और फूड के साथ साथ एक जो रेस्टोरेंट है वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। So, देखिए कंसेप्ट आपका क्लास में कवर था, गुड्स एंड सर्विस कॉन्टिन्यूम। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता था तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे।
Next question is which one of the following is not an advantage in case of product based departmentalization. So ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, यानी कि जहां पर हम जो भी हमारी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट के हिसाब से बांट देते हैं, तो उसका एडवांटेज क्या नहीं है. ध्यान से नॉट बोला गया है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर डिसएडवांटेज बताना है. तो ऑप्शंस दिए गए हैं. इट लीड्स टू कंटिन्यूअस एंड अनडिवाइडेड अटेंशन टू द प्रोडक्ट. B is require less number of managerial personnel to be employed. Third is it enables top management to compare the performance of different products. And D is it motivates departmental heads to improve his performance. So देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि it leads to continuous and undivided attention to the product. So अगर आप product based डिपार्टमेंटलाइजेशन करोगे तो आप हर प्रोडक्ट को अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दे सकते हो, तो ये तो एडवांटेज हुआ, राइट. इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है वो परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो ये भी एक एडवांटेज है, राइट. डिपार्टमेंटल हेड्स को ये मोटिवेट करेगा टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, तो ये भी देखिए बिल्कुल यहाँ पर एडवांटेज है. लेकिन रिक्वायर लेस नंबर ऑफ मैनेजर पर्सनल, ये एडवांटेज नहीं है. आपको ज्यादा पर्सनल चाहिए अगर आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है प्रोडक्ट बेस्ड, राइट. हर प्रोडक्ट के लिए आपने अलग डिपार्टमेंट बना दिया, तो वहां पर जो मैनेजर पर्सनल्स हैं वो ज्यादा चाहिए, वो कम नहीं चाहिए. तो इसलिए जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2. तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन इंप्लीकेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इन मार्केटिंग, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन था. चारों ऑप्शंस को अगर आप अच्छे से पढ़ते तो आप आसानी से बता सकते थे कि कौन सा एडवांटेज नहीं है. Next question is which one of the following is not coordinated in horizontal integration of integrated marketing communications. देखिए IMC से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और वहां पर पूछा गया था कि वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या कोऑर्डिनेट नहीं होगा. यहाँ पर पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या इंटीग्रेट जो है वो नहीं होगा. हॉरिजॉन्टल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के वो भी साथ में कहीं ना कहीं आ जाते हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं पैकेजिंग, कस्टमर सर्विस, सेल्स प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विस आएगा हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन में, ना कि हॉरिजॉन्टल में. बाकी पैकेजिंग, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे हमारे आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आपका क्लास में कवर था. अगर आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे. ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिन्हें यूजीसी नेट 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था. आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.